नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। जैसा कि हमने देखा था, ड्यूक कास्टियो भूतों की तरह घुस जाता है और कहता है क्या अब मैं वो पिंक डायमंड ले सकता हूँ। और इससे शॉपकीपर की तो हवा ही निकल जाती है। वो कहता है क्या क्या क्या, ये एक भूत है या फिर ये ड्यूक कास्टियो है। और वो कहता है ओह ये तो एक कस्टमर है और क्या यहाँ पर पिंक डायमंड लेने के लिए आया है। मेरा दिल तो पूरा रुक ही चुका था, चलो मेरे दिल को ठंडक आई और अब मैं आराम से इसको निपटा सकता हूँ। ये है हमारा प्यारा कस्टमर। तो कस्टमर जी आइए आराम से चाय पानी पीजिए और मैं अभी लेके आया जो भी आपको चाहिए। वो फटाफट से जाता है पर उसको याद आता है कि वो पिंक डायमंड पहले ही बेच चुका है किसी को। वो कहता है अरे नहीं ये तो कबाड़ा हो गया। और माय लॉर्ड जो पिंक डायमंड आप खरीदने आए हैं वो तो मैं ऑलरेडी किसी को बेच चुका हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा सैड बात है। ड्यूक एकदम पूरा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या क्या बक रहे हो, और मैं अपनी रातों की नींद हराम करके आया हूँ उस डायमंड को खरीदने के लिए और तुम बोल रहे हो कि तुमने किसी को बेच दिया। क्या मेरी किस्मत फूटी हुई है या फिर मुझे तुम्हें तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। वो कहता है सॉरी सॉरी माय लॉर्ड, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी बिक चुका है। और वो जा रहा होता है तभी इसके दिमाग में आता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये कस्टमर का मैं दिल जीत पाऊँ, नहीं तो फिर ये मुझे फाड़ के रख देगा। और वो कहता है माय लॉर्ड आज चिंता क्यों करते हैं, मेरे पास एक और डायमंड है, प्लीज आप उसे देखिए, वो बहुत ज़्यादा बर्थफुल डायमंड है, उसी के जैसा ही है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे। ड्यूक कहता है क्या बक रहे हो और मैं किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं तो चला। और वो कहता है माय लॉर्ड आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको एक बार चेक करना चाहिए। और वो कहता है कि ये एक बेस्ट डायमंड है जो कि उस किंगडम से आया है जहाँ पर कि यहाँ पे बहुत सारे बेस्ट डायमंड मिलते हैं और लड़कियां बोलती हैं हेवन डायमंड्स का, इसलिए आपको देखना चाहिए। और वो कहता है क्या डायमंड्स का हेवन, और वो पीछे मुड़ता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर डायमंड है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और एकदम कमाल का डायमंड है ये। वो कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, उसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग आगे देखेंगे। और अभी दिखाता है सुबह का सीन जहाँ पर की कोई कहती है माय लेडी हैप्पी बर्थडे, फाइनली आपका बर्थडे आ चुका है, ये लीजिए आपका बर्थडे प्रेजेंट। ये इतना ज़्यादा नहीं है जो कि मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है आपके लिए। ये कहती है ओह थैंक यू, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो गया। और वो कहती है अरे आप इतने ज़्यादा खुश मत होइए, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं और चलिए मेरे साथ में आइए और मैं आपको कुछ और देती हूँ। और ये जाती है और एक न्यू प्रेजेंट लेके आती है जो कि सुबह के 7 बजे कोई भेज के गया होता है। ये कहती है क्या सुबह के 7 बजे कौन ही मेरे को प्रेजेंट भेजेगा। और वो उसको जैसे ही निकालती है वो पूरी शौक हो जाती है और कहती है ओह तो ये इंसान है और ये होता है उसी का भाई। वो कहता है कि मैंने ये गाना बजाने वाला तुम्हारे पास भेजा है और ये म्यूजिक बुक गा रहा होता है कि आजा मेरी बाहों में तुझे मैं चुरा के ले जाऊं, और ऐसे ही कुछ बेसुरा सा गाना गा रहा होता है। एमसी कहती वाह क्या गाना है, वाह मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। और अपनी एमसी कहती क्या ही इन्वेंशन है शाबाश। और ये बड़ी खुश हो रही होती है तो मेट कहती है आइए आइए जल्दी से मेरे साथ में आइए और मैं आपको कुछ कमाल का दिखाने वाली हूँ। एमसी को पकड़ के वो ले जाती है और कहती है आज की आप स्टार है पूरे दिन की, तो मैं आपको एकदम स्टार की तरह चमका दूंगी। और मेकअप थोप देती है उसके मुंह पर। और मेकअप थोपने के बाद में कहती है रुको जरा, इतना ज़्यादा थोपने को जरूरत नहीं है, मैं आराम से सिंपल भी देख सकती हूँ। लेकिन वो रुकती नहीं है और कहती है मैं आपको पूरा रेडी कर दूंगी ताकि आपको बाद में रेडी होने की जरूरत ना पड़े। वैसे अपनी एमसी नहाई नहीं है अभी। और वो कहती है चलो अब मुझे तुम्हें अच्छे से तैयार करने दो। और वो तैयार कर ही रही होती है और अपनी एमसी पूछती है वैसे क्या सारी तैयारी हो चुकी है पार्टी की, और वैसे क्या तुम वहाँ पे जाने वाली हो। वो कहती हाँ हाँ वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और मैं उसका वो रोने वाला चेहरा देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बेचारा पहले बहुत ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा था, लेकिन जैसे अपनी एमसी ने शिकायत की वो एकदम भीगी बिल्ली बन गया और ये मेड उसको परेशान करने वाली है अब। और एमसी कहती है अरे शांत रहो, उसको ज़्यादा परेशान मत करना बेचारे को। ये कहती कि मैं परेशान करूँगी, क्यों ना करूँ मैं, आखिर उसने कैसे मेरे ऊपर तलवार तानी थी, वो बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। चलो ठीक है फिर मैं आपको तैयार करके चलती हूँ अपना काम करने के लिए जो कि होता है इन्फॉर्मेशन लाना या फिर इसके लिए तो जड़ी बूटी लाना। तो ये निकल जाती है बाबा जी की बूटी लाने के लिए गली नंबर 420 मकान नंबर 128। और ये घुस जाती है उस मकान के अंदर, ये गेट पे नॉक करती है और कहती है क्या कोई है यहाँ पर, क्या कोई गेट खोल सकता है। वैसे इसके हाथ में जो बॉक्स है ना वो खाली है। तो ये कहती है आखिर कोई दिख क्यों नहीं रहा है, और फटाफट से कोई गेट खोल के आता है जैसे कि ये डर जाती है और कहती है अरे मम्मी रे कौन है। और ये वही होता है, इसका नाम वैसे रिक है। और ये कहती है ये घटिया इंसान मेरे को डराने वाला था वापस से, और पता नहीं कैसे मैं बार बार इसको देख कर डर ही जाती हूँ। नहीं मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत है और मैं अभी जज्बा दिखाऊंगी इसको। तो जज्बा क्या होता है वो निकाल लेती है अपने अंदर जज्बा और कहती है जरा देखो तो तुम्हें थोड़े संस्कार नहीं है, आराम से गेट खोला करो, ऐसी गंदी हरकतें मत करो। और अपने मन में सोचती है मुझे पता है कि मैं आराम से गेट खोल
सकती थी खुद ही, क्योंकि मेरा हाथ में जो बॉक्स है ना वो ज़्यादा भारी तो है ही नहीं, मैं उसको एक हाथ से पकड़ सकती हूँ। लेकिन उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़ा इसको परेशान करना तो बनता ही है। और वो सोचती है रुको ज़रा, क्या ये थोड़ा बहुत यहाँ पे काम सा नहीं लग रहा क्या? ये तो ऐसा लगता है जैसे कि बड़ा शांत हो चुका है और इसके अंदर का पूरा जो घमंड था ना वो पूरा चूर-चूर हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मेरी वहाँ पे जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। उन्होंने पक्का इसको सबक सिखाया होगा और ये बेचारा कहाँ-कहाँ से गुज़रा है, मैं सोच सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, माय लेडी इज़ बेस्ट। उसके बाद में कहता है हाँ ठीक है, ये बॉक्स दो मेरे को। और ये कहती है हाँ वैसे ये बॉक्स खाली है, तुम्हें शायद पता नहीं था। लेकिन ज़रा तुम्हें देखो, ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा संस्कारी बन चुके हो। और क्या तुम इस बार मेरे ऊपर स्वॉर्ड नहीं दागने वाले? ऐसा लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है उससे। और ये बेचारा चिढ़ रहा होता है, वो कहता है इसकी तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। और ड्यूक ने इसे बहुत ज़्यादा सुनाया होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक मासूम भोली वाली बेचारी मेड के ऊपर तुमने स्वॉर्ड तान दी, बेचारी को डराया, धमकाया। उसके बाद में तुम कह रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने ऑर्डर के अंदर थे, तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसे कि एक नाइट कर सकता है। क्या एक नाइट नॉर्मल लोगों के ऊपर, एक मेड के ऊपर, एक महिला के ऊपर स्वॉर्ड तान सकता है? तुम तो बड़े गिरे हुए इंसान निकले। और रिक कहता है मैं तो अपना काम ही कर रहा था और मेरा ऐसा ही काम है, मैं किसी के ऊपर ऐसा तो भरोसा नहीं कर सकता कि वो लड़की है या फिर लड़का है तो वो अपने लिए खतरनाक हो सकता है या फिर नहीं। ये तो बेकार सी बात है, ये फालतू की बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं। और तभी पीछे से वो चिढ़ाने लगती है कि ओले ओले बेचारी की स्वॉर्ड ऐसा लगता है कि नप चुकी है, किसी ने उसकी स्वॉर्ड को काट दिया है, तुम स्वॉर्ड नहीं उठा पा रहे क्या? तुम्हारी स्वॉर्ड में दम नहीं है क्या? वो कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम? और वो एकदम गुस्सा हो जाता है। तभी ये कहती है ओह माय गॉड, गुस्सा, तुम मेरे ऊपर गुस्सा आ रहे हो? अले ले ले, मैं तो डल गई, मैं तो एकदम डर से काँप रही हूँ, मेरा तो एकदम पानी निकल गया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी वो उसके पास में आता है और कहता है सॉरी उस दिन के लिए। और क्या है सॉरी काफ़ी नहीं है, वो उसको बॉक्स दे देता है और ये थोड़ी परेशान होती है, हैरान होती है और कहती है कि चल क्या रहा है? मैं इसको जब भी देखती हूँ मैं एकदम चौंक जाती हूँ, क्या चल रहा है इसके साथ में? और अपना यहाँ पे रिक सोच रहा होता है कि ये लड़की बिल्कुल उन बातें उन बकवास लोगों की तरह है जो कि बकबक करते रहते हैं नाइट ऑर्डर के अंदर, उन्हीं घटिया लोग जैसे बकबक करने वाली ये लड़की। और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है और इनके दिमाग के अंदर अलग ही लड़ाई चल रही होती है आपस में ही। और अपनी मेड बॉक्स लेकर जाने लगती है और कहती है ठीक है फिर तुम्हें अगली बार मिलूंगी, और बड़े प्यार से कहती है। ये कहते हैं कि ये क्या बकवास है। उसके बाद में वो सोचने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा फनी वूमन है, इसका तरीका बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्या बकवास करती रहती है ये, बिल्कुल एक्सप्लेनर की तरह जो कि बकवास करता रहता है दिन भर ही। अभी दिखाता है अंधेरी रातों में सुनसान महल के अंदर अपनी एमसी के सामने पहाड़ पड़ा होता है गिफ्टों का, जो कि उसे बर्थडे गिफ्ट मिले हुए हैं। एमसी कहती ओह माय गॉड, इतने सारे बर्थडे गिफ्ट, मैं तो थक ही चुकी हूँ उनको ओपन कर करके। लेकिन फाइनली अब समय आ चुका है उस चीज़ को चेक करने का जो कि ड्यूक ने मेरे पास में भेजी है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? वैसे एक बात सोची जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थकाने वाला काम है और बहुत ज़्यादा समय भी लेता है। जैसे मानो अपनी मेड फर्स्ट डे पे गई और 7 दिन ये पहुंची, वापस से 7 दिन लग जाएंगे इसको, यानी एक हफ्ते के अंदर इन्फॉर्मेशन की लेन देन होगी। तो इसलिए अपनी एमसी कहती है ये बहुत ज़्यादा पकाऊ और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वे है और मैं सोच रही हूँ इसको निपटाने का। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर जो आ रहा है ना वो शायद काफ़ी ज़्यादा ठरकियों वाला हो सकता है और मैं बेशर्मी के साथ में उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और वो याद करती है ड्यूक से मिलने के बारे में, जब ड्यूक ऐसा गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हें वो दवाई ले लेनी चाहिए जिससे कि तुम प्रेग्नेंट ना हो। और एमसी कहती है उसकी तो मैं उसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसकी हिम्मत कैसे ही ऐसी हरकतें करने की, और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वेल छोड़ो ये सब, और मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। अभी इसको ओपन करके देखते हैं। और जैसे वो ओपन करती है उसके सामने कुछ बॉक्स आता है। वो कहती है हाँ ये बॉक्स क्या है? और क्या इसके अंदर कुछ जड़ी बूटी है? ऐसा लगता है कि बाबा जी की बूटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बॉक्स के अंदर आने लगी है, जैसे कि वो बाबा जी की बूटी सही में बाबा जी की बूटी हो। एमसी उसको निकालती है, उसके अंदर से निकलता है ये पिंक डायमंड। एमसी कहती है क्या ये पिंक डायमंड? ये तो वही है। और एमसी पूरा शौक जाती है और कहती है ओह माय गॉड ये पिंक डायमंड। तो मैं बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। तो वो जो शॉप ओनर था ना उसने नकली वाला डायमंड भेज दिया था, और जो असली वाला डायमंड है ना वो ये है। मतलब कि उस शॉप ओनर ने किसी को चूना लगाया है खुलेआम। और अपनी एमसी कहती है आकर ये घास फूस के साथ में ये क्या मिल चुका है मेरे को। और घास फूस के नाम पे वहाँ पर गोभी रखी होती है, ऐसा लगता है कि ये पत्ता गोभी से किसी का इलाज करने वाली है। एमसी कहती है आखिर ये पिंक डायमंड है तो है क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ये डायमंड तो कुछ अजीब ही है। और वो सोचती है ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर मैं माना इन्फ्यूज कर सकती हूँ, तो इन्फ्यूज करने का ट्राई करती है लेकिन वो फेल हो जाता है, जैसे कि आप एग्जाम में फेल होती रहती है। एमसी कहती है ओह माय गॉड मैं तो एक नंबर की उल्लू दी पट्टी हूँ, मैं कैसे ही सोच सकती हूँ ये पिंक डायमंड मैं इसके अंदर माना इन्फ्यूज कर सकती हूँ? नहीं ये उस काम के लिए नहीं
है, तो आखिर ये किस काम के लिए है? मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ उसका? और रुको ज़रा सोचने दो मेरे को, क्या ये वही डायमंड है जिसके के बारे में आज सुबह मेरे बर्थडे में बात हो रही थी? तो बर्थडे में लोग कहते हैं वो डायमंड तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, एकदम पिंक और गोल्डन जैसा। उसका एक साइड पिंक है, दूसरी साइड थोड़ा बहुत गोल्डन है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। जैसे कि हमारी जो माई लेडी हैं, उनके बाल हैं, बिल्कुल उन्हीं बालों की तरह वो दिखता है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का पिंक डायमंड। और ये हमसे कहती है हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे बालों की तरह लग भी रहा है और काफ़ी उसके अंदर देखे जा रही होती है। वो कहती है रुको ज़रा, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ड्यूक ने ये मुझे क्यों भेजा है? क्या उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दिया है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसकी यहाँ पे साइज़ देखो ज़रा, और क्या एक कमाल की चीज़ है, ये वही पक्का डायमंड होगा। तभी इसके साइड में एक लेटर पड़ा होता है। अहम सी होती है आखिर ये सब क्या बकवास चली है? क्या उसने ये मुझे गिफ्ट दिया है? नॉनसेंस, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। और सोचने दो ज़रा, ये इतना बड़ा डायमंड पक्का ही, हाँ, मैं समझ चुकी हूँ, उसने पक्का ही गलती से रख दिया होगा। और जहाँ पे उसकी मेड आती है वो कहती है कि ये उस इंसान ने दिया है आपके लिए। अहम सी कहती है नहीं, ये घटिया ख्याल हो ही नहीं सकता ऐसा, ये कोई बर्थडे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, पक्का ही उसने दिया होगा। और इसके ऊपर से कौवा निकल जाता है इतनी ज़्यादा घटिया सोच के बाद में। अहम सी कहती है हाँ हाँ हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है 100%, ये पक्का उसने यहाँ पे ऐसा ही छोड़ दिया होगा। कोई ऐसा ही कैसे छोड़ सकता है? वैसे इसको मैं रख देती हूँ अभी। और उसको साइड में रख के कहती है चलो अभी समय आ चुका है बाबा जी की बूटी को सही से अरेंज करने का, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएंगी, बिल्कुल मेरे दिमाग की तरह, जो कि पहले खराब हो चुका है। उसके बाद में अपनी आम से उन्हें जमा के कहती है चलो अब समय आ चुका है सोने का, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हो ही चुकी हैं। और अब मुझे वो तरीका लिख देना चाहिए लेटर के अंदर, जिससे कि मैं अपना काम और भी ज़्यादा आसान कर पाऊँ। लेकिन फिर भी क्या वो तरीका मुझे लिखना चाहिए? मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। और आखिर चल क्या रहा है? क्या मैं लिख सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, आखिर मैं ऐसा मेथड कैसे ही सजेस्ट कर सकती हूँ जो कि मेरे लिए खतरनाक हो सकता है? और वो कौन सा मेथड है? अपनी आम से लिख देती है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग आपस में मिलें और आपस में मिलकर इस चीज़ का निपटारा करें। उसके बाद में भी दिखाता है बेचारे रिच की ओर, तो जैसे ही जाता है ड्यूक फटाफट उसको पकड़ लेता है और कहता है ओह तुम आज ही के उस यहाँ पे चीज़ के साथ में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और क्या तुम वही चीज़ लेके जा रहे हो जो कि मेरे को चाहिए? वो कहता है हाँ हाँ माय लॉर्ड, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो कहता है बस मेरे को फटाफट से दो। वो लेता है और निकल जाता है। ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्यूक ड्यूक मेरा ही इंतजार कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं उस बॉक्स के अंदर कुछ स्पेशल हो। वेल उसके बाद में दिखाया जाता है कहीं और पर ड्यूक सोचे जा रहा होता है और एक प्यारी सी स्वीट स्वीट स्माइल करता है और कहता है चलो देखने दो इसके अंदर। और उसके अंदर लिखा होता है अच्छा दिन आपका शुभ दिन हो। और अपना ड्यूक कहता है यस यस शुभ दिन तो हो, और फटाफट उसको पढ़ने लगता है। उसके अंदर अपनी एम से लिखा होता है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है आजकल, तो मेरी मेट जाती है आती है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई और टेक्निक का यूज़ किया जाए ताकि हम लोग का समय बच सके। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये कहता अच्छा, तो वो कहना चाहते हैं कि वो कुछ और तरीका बता रही मेरे को, ताकि हम लोग जो मैसेज वगैरह भेजते हैं या फिर जड़ी बूटियाँ भेजते हैं वो काफ़ी जल्दी कर पाए। और सोचने दो ज़रा इसके बारे में वो क्या लिखने वाली है। और वो पूरे तरीका एकदम पढ़ने लगता है उसके अंदर कि क्या क्या लिखा होता है। वो कहता है कि हाँ, तो वो जेम स्टोन के बारे में बोल रही है, जैसे कि वो पहले टेलीपोर्ट होके आती थी इस जगह पर, वैसे ही वो अब यहाँ पे ब्रेसलेट का यूज़ करके आने वाली है और उसके साथ में इन्फॉर्मेशन आराम से बात करके ही निपटा डालेगी। और जो चीज़ें इससे लेनी है या देनी है वो आपस में हो जाएगा। तुम समझ रहे हो कौन सी लेने देने वाली चीज़ें? और ठीक कहता है ओहो ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका विचार कुछ ऐसा है? वेल आने दो उसको, मैं खुद देख लूंगा। और अपनी आम से कहती है हाँ वैसे ये इतना ज़्यादा खा भी रहेगा, और ऐसे ही बकबक करती है फालतू की, उसके बाद में ख़त्म कर देती है बातों को। और ये कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो कुछ भूल चुकी हो? लेकिन फिर भी ये माना सोच वाला है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अगर वो आएगी तो मेरे को मौका मिल जाएगा। वो सच में यही सोच रहा होता है। ड्यूक कहता है मज़ा आ गया मेरे को तो, और उसकी शर्मीली वाली स्माइल तो तुम देख ही सकते हो। उसके बाद में कहता है रुको जरा, अगर इस डायमंड के बारे में क्या क्या उसने कुछ लिखा नहीं है। वो वापस से पढ़ने लगता है कि हाँ पक्का है उसने कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, मेरे को पढ़ना चाहिए शांति से। वो पढ़ता है और पढ़ता है, भर भर के पढ़ता है, लेकिन बेचारे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है डायमंड के बारे में। और वो कहता है मैंने तो एकदम बीच में रखा था ताकि उसे अच्छे से दिख जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंधी हो चुकी है या फिर उसे जड़ी बूटियों ने अंधा कर दिया है, उसने कुछ और देखा ही नहीं जड़ी बूटियों के अलावा। क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मिला ही ना हो? और क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिच बीच में ही खा गया? क्या घोटाला हो रहा है और मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इसके बारे में? भाड़ में आए, ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे ही सोच सकता हूँ? मुझे अभी शांति से अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसे मिला या ना मिले उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। और वो डायमंड तो हाँ पक्का मैंने अपनी नींद को हराम करने के लिए लिया था, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था सोने के अंदर, तो मैं चला गया अपना डायमंड लेने के लिए ताकि मैं अपनी नींद को हराम कर पाऊँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अभी दिखाया था कुछ समय बाद जहाँ पर वो रिच को कह रहा होता है कि अब तुम्हें वापस से रोड पे ले आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी गली नंबर 420 के 128 मकान पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपने घर में बैठ के आराम से घुइयाँ छील सकते हो। ये कहता है क्या घुइयाँ? और आखिर मैं घुइयाँ क्यों छीलूंगा? मगर क्यों मालूम, मगर क्यों? उसके दिमाग में आती है वही प्यारी सी
टीममेट जो कि उससे कहती है सी यू नेक्स्ट टाइम बड़े ही प्यार से। और उसको तो एकदम दिल पे लगी होती है ये बात। ड्यूक कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों और क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है आखिर इससे, और क्या तुम्हें कुछ बेनिफिट होने वाला है इससे, बाहर में जाओ। और मैंने कहा ना तुम नहीं आ सकते, तो सीधी बात है तुम नहीं जा सकते। ये कहता है हाँ हाँ ठीक है, और अपने मन के अंदर सोचता है आखिर इतनी अजीब सी बात मेरे दिमाग के अंदर आई तो आई कैसे। और वो कहता है माय लॉर्ड मैं माफी चाहता हूँ, मेरी जबान फिसल गई थी, मेरी जबान टूट गई थी, मैं क्या ही कहूँ, मैं पागल आदमी हूँ जो कि ऐसी बकवास करता रहता है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है आखिर वो लड़की मेरे मन के अंदर खड़ क्या रही थी। ड्यूक कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की तुम्हें पसंद आ चुकी है। ये कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ड्यूक कहता है चलो ठीक है, पर ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, यही मुझे तुमसे सुनना था और यही मुझे तुम्हें बताना था, तुम निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। वो कहता है ठीक है माय लॉर्ड। और ड्यूक खुद ही दफा हो जाता है यहाँ से। और ये कहता है आखिर ऐसी बातें मेरे दिमाग के अंदर क्यों आ रही हैं। और मैं जब भी उस लड़की के बारे में सोचता हूँ अजीब ही हो जाता है कुछ, वो लड़की ही बहुत ज्यादा अजीब है, क्या हो सकता है। और ऐसा तो नहीं कि मैं उससे वापस से मिलने वाला हूँ। अभी देखा था एक वीक के बाद में यहाँ पर के अंधेरी रातों में एक सुनसान कमरे के अंदर अपनी यांसी बिल्कुल तैयार होती है सारी चीजों के साथ में, और कहती है अब समय आ चुका है उसके चेम्बर में जाने का, और ये पक्का ही मेरे को सिग्नल देने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है उसको यहाँ पे सिग्नल देना चाहिए। और तभी एक सिग्नल आता है, एंसी कहती हो क्या ये वही सिग्नल है जिससे कि मैं टेलीपोर्ट हो पाऊँ। और वो इस बार घबरा नहीं रही होती है, और वो कहती है चलो अब मुझे करना पड़ेगा। और पिछली बार की बातें याद आती है यहाँ पर। ड्यूक कहता है वो सारी प्यार भरी बातें तो बस ऐसे झूठ थी, वो तो मैं अपने नशे के चक्कर में बोले जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। एंसी कहती है हाँ हाँ मुझे पता है सब कुछ। और वो कहती है वो घटिया इंसान कहीं का, वो यहाँ पे उस प्यार के जादू में आके मेरे से बकवास करे जा रहा था, वो घटिया इंसान मुझे छोड़ेंगी नहीं, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसे माफी तो मांगनी चाहिए एटलीस्ट, और ये सब कुछ मैं बस उसी के लिए कर रही हूँ। तो चलो फिर करते हैं और उससे मिलते हैं। तभी वो पहुंच जाती है टेलीपोर्ट होके। और ड्यूक कहता है तो क्या तुम इस बार यहाँ पे इस प्रकार से आने वाली हो और हमेशा ऐसा ही करने वाली हो, ये काफी ज्यादा एफिशिएंट वे है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और ड्यूक थोड़ा शर्मा भी रहा होता है, थोड़ा परेशान भी होता है। एंसी कहती है आखिर इसे क्या हुआ है और ये ऐसा क्यों दिख रहा है। और ड्यूक कहता है ये वही सेम कपड़े में आई है जिन कपड़ों में मैंने इसके साथ में कुछ कुछ किया था, गुलू गुलू। और ड्यूक कहता है वैसे तुम इन्हीं कपड़ों में क्यों आई हो। और थोड़ा घबरा भी रहा होता है, परेशान भी हो रहा है, और उसके पास में आता है और एंसी कहते हैं हेलो ड्यूक रिच, और ये लीजिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन, और ये सारा सारा सामान है जो कि आपको चाहिए। और हाँ आप काफी ज्यादा सोच रहे होंगे कि मैं कब तक ये रिसर्च करने वाली हूँ, तो रिसर्च कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि मेरे को परिणाम सही चाहिए ना कि गलत परिणाम, जैसे कि इसके साथ में कुछ बम धमाका हुआ था। एंसी कहती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको सही परिणाम मिले, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, आपसे सवाल जवाब। तो चलिए Q&A करते हैं, और ये बिल्कुल पॉडकास्ट जैसा होने वाला है, तो आपको बस आराम से मेरे सवालों का जवाब देना है, बस तैयार हो जाइए। और जैसे कि पॉडकास्ट में होता है नकली नकली सवाल और नकली नकली जवाब, उल्टे सीधे, कुछ जवाब होता ही नहीं है भयंकर वाला, तो इसलिए अपनी आंसर कहती है बस आपको आराम से जवाब देना है बिना किसी चिंता के। तो पहला सवाल है क्या आप एक बेरबुल बन सकते हैं, क्या आप एक भेड़िया मानव बन सकते हैं। ये कहता है किस प्रकार का सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर तुम कहो तो। एमसी कहती है क्या आप भेड़िया नहीं बन सकते ड्यूक। ड्यूक कहता है इसके बारे में सोचा जाए तो। एमसी कहती है जरा देखो इसको, ऐसे परेशान हो चुका है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अजीब बात है, क्या ये ज्यादा ही हुकूमत हो रहा है। ड्यूक कहता है वेल एक्चुअली में अगर बात किया तो मैं अभी तो नहीं बन सकता हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे कि इसके अंदर कुछ है, क्या आप चाहते हैं कि मैं बेरबुल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। और एमसी अपने आप का सोचने लगते हैं उसके साथ में, जैसे कि एक भेड़िया मानना है उसके साथ में गुलू गुलू कर रहा हो। एमसी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। और ड्यूक कहता है वेल बात यह है कि टाइम होते होते हम लोग यहाँ पे बेरबुल के अंदर जो ट्रांसफॉर्म होने वाली एबिलिटी है उसको खो ही चुके हैं। हम लोग पहले कंप्लीट बेरबुल बन जाते थे, लेकिन अब बस ह्यूमन बन चुके हैं, और मैं पूरी तरीके से उस चीज़ को भूल चुका हूँ कि कैसे बेरबुल के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, या फिर मैं हो ही नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ कंफर्म पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो बेरवुल्फ वाली एबिलिटीज़ है हमारे अंदर, यानी कि थोड़ी बहुत पावर वगैरह, वो अभी भी है हमारे ब्लड लाइन के अंदर, यानी अभी भी हमारा ब्लड यहाँ पे बेरवुल्फ का है। लेकिन हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिट में हो चुके हैं, अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस की तरह बन चुके हैं, हमारी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हमसे कहती ओह ऐसी बात है क्या। और वो ड्यूक को घूर रही होती है, ड्यूक अपने मुंह फुलाए बैठा होता है, वो दरअसल उस इन्फॉर्मेशन की तलाश में होता है जो कि उसने पिंक डायमंड भेजने के टाइम पे एक्सपेक्ट की थी। और हमसे कहते हैं क्या हुआ है ड्यूक, और क्या आप सच में बेरवुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं। ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल मैं नहीं हो सकता हूँ, और हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ मिल जाए, जैसे कि मेरे बालों के अंदर, क्योंकि वुल्फ के बाल तो वुल्फ के बाल होते हैं। ऐसे कहती है क्या इसके बालों के अंदर, आखिर मैं छोटे बच्चे के बालों के अंदर क्या ही ढूंढूंगी, नहीं मेरे को नहीं ढूंढना है। और अगर सोचा जाए इसके बारे में तो ये यहाँ पे रियल स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अब मैं समझ सकती हूँ कि ये बस ऐसे ही फालतू का वक्त तो नहीं था, ये पक्का यहाँ पे इसी चक्कर में हो रहा होगा। तो अपने नोट के अंदर लिखने लगती है कि यहाँ पे ये बेरवुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके
ब्लड लाइन के अंदर ये सब है और ये फालतू का ह्यूमन बन चुका है। अब एमसी कहती चलो ठीक है हो चुका है और अब वो फटाफट से डायमंड निकालने लगती है, जिसको देख के ड्यूक ऐसा मुंह बना लेता है जैसे कि वो डायमंड इसी को फेंक के मारने वाली हो, वैसे फेंक के नहीं मारती है। और एमसी कहती है ये लीजिए। ड्यूक कहता है क्या आखिर ये मेरे को क्यों दे रही है और क्या इसको पता नहीं है कि ये मैंने इसको दिया था? क्या हो चुका है आखिरकार, ये डायमंड यहाँ पे क्यों लेके आ चुके हैं? मुझे तो लगा था ये कोई रिएक्शन देगी, लेकिन रिएक्शन के चक्कर में ये सीधा डायमंड ही लेके आ गई। क्या हो सकता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पता ही नहीं कि मैंने इसको ये गिफ्ट दिया था? एमसी कहती है ये लीजिए आपका डायमंड, और अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगा कि ये यहाँ पे डायमंड देखते ही फटाफट से उसको छीन लेगा, जैसे कि ये मेरी इज्जत छीन चुका था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसको ये डायमंड चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में इसने ये गिफ्ट मेरे लिए ही दिया था? इसका परेशानी चक्कर में पानी निकल जाता है और वो सोचती है ओह माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे सच सोच रही हूँ। ड्यूक एकदम ऑकवर्ड होता है और कहता है मैं क्या कहूँ अब इससे, क्या कहूँ मैं इस बेवकूफ़ लड़की से। वो कहता है हाँ वेल इसके बारे में बात किया तो ये डायमंड दरअसल इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे रख सकती हो, ये मैंने तुम्हें थैंक्स बोलने के चक्कर में दिया है। एमसी कहती क्या थैंक्स बोलने के लिए, और आखिर तुम क्या कह रहे हो और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्यूक कह रहा है तुमने काफ़ी अदा किया था मेरे लिए, जैसे कि अपनी इज्जत देना, उसके बाद में बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करना। एमसी कहती हाँ वो बात तो है, लेकिन फिर भी ड्यूक कहता है ये डायमंड तुम्हारे लिए है। और एमसी कहती है ये डायमंड तो वही है ना जिसको कि यहाँ पे लुबिट कहते हैं। ड्यूक कहता है जी हाँ ये वही डायमंड है। और मैं बात बता देता हूँ वापस से कि जो शॉप ओनर था ना उसने चूना लगा दिया था लोगों को, वो नकली वाला डायमंड लोगों को दिया और अपनी एमसी को जो रियल वाला डायमंड है वो है अपने एमसी के पास में। एमसी कहती ओह माय गॉड सच में, फिर तो आपका बहुत ही तो शुक्रिया ड्यूक, और मैं इसको अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हूँ, आप आराम से इसको रख सकते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। ड्यूक कहता है नहीं तुम्हें रख लेना चाहिए, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। एमसी कहती लेकिन फिर भी ये मेरे को चाहिए नहीं। और अपना ड्यूक कहता है वैसे तुमने किया था ये काफ़ी तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। एमसी कहती है आखिर इसका मतलब क्या था, क्या कहना चाहता आखिरकार। और ड्यूक कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी मैंने पहले किया था। एमसी कहती पहले इसने क्या किया था, पहले इसने क्या किया था। ड्यूक कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ वो तुम्हें लात मारने के लिए और ऊपर से वो तुम्हारे ऊपर ऐसा बकवास करने के लिए कि तुम्हें वो एलेक्सिस वगैरह खा लेनी चाहिए जिससे कि तुम प्रेग्नेंट ना हो, वो काफ़ी ज़्यादा रूड था। और जैसा कि मैं तुम्हें पुश ही कर रहा था, और वो कहता है वो धक्का देने के लिए आई मीन लात देने के लिए, आई एम सॉरी वो लात मैंने इसलिए दी थी क्योंकि 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 और उसको याद ही नहीं था क्यों दी थी इसने लात। और अपनी एमसी कहती आखिर से हुआ क्या है और कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, और क्या हो सकता है इस लात मारने के पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये कोई वुल्फ की प्रजाति से बिलोंग ही नहीं करता हो, इसके अंदर किसी गधे का खून हो जो कि लात मारता है और उसने भी लात मार दी अपनी एमसी के अंदर। क्या हो सकता है, क्या झोल झाल हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद और कुछ कमेंट कर देना क्योंकि मैं दिन भर बोर ही होता रहता हूँ, बिना कमेंट के मेरे को मजा नहीं आता है, इसलिए भर भर के कमेंट करते रहा करो ताकि मेरा दिल खुश हो जाए और मैं फटाफट से वीडियो बना के आपको दे दूँ। वैसे काफ़ी ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर भी कोई घटिया इंसान मेरे को कॉल लगा के बकवास करने लगता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। और कल मैं सो गया था बहुत जल्द, इसलिए भी वीडियो नहीं आई, तो इसलिए आई एम सो सॉरी बाबू।